तो वापस स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूल यानी अणु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूल के बारे में 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल ने बताया था, लेकिन उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था। इनके बाद एमिलियो एवोगाड्रो ने मॉलिक्यूल को डिफाइन किया। मॉलिक्यूल को क्या किया? डिफाइन किया, यानी परिभाषित किया। और फिर बताया कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं तथा जो केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मॉलिक्यूल अर्थात अणु कहलाते हैं। इनका ये एग्जैक्ट डिफिनीशन था और यही डिफिनीशन लगभग आज तक चला आ रहा है। उनके डेफिनेशन में कुछ बातें ऐसी हैं जो आज के टाइम में वैरी नहीं करती। जैसे उनका कहना था सूक्ष्मतम कण, तो सूक्ष्मतम कण को तो परमाणु कहते हैं, सबसे सूक्ष्मतम कण। कब? उनके टाइम के हिसाब से। आज के टाइम में परमाणु को भी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल और परमाणु कण के रूप में तोड़ा जा चुका है। तो उसके आगे अगर हम बात करें तो ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और केमिकल रिएक्शन में भी भाग लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में परमाणु भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। कैसे? जरा देखिए। अगर ये एक ऑक्सीजन अणु है और ये एक ऑक्सीजन का परमाणु है, तो ये आपस में मिलकर के अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में, यानी परावैंगनी किरण के प्रेजेंस में, ये आपस में मिलकर के ओजोन गैस का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये मॉलिक्यूल यानी अणु तो भाग ले ही रहा है केमिकल रिएक्शन में, साथ ही परमाणु भी केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, अब बात आती है कि भाई इसके और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आपके अगल बगल बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे वाटर, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, लाइमस्टोन जो आप बोलो, जिंक ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, etc। बहुत सारे एग्जाम्पल। इस दुनिया में मॉलिक्यूल की संख्या लगभग 70 लाख से भी ज्यादा है, ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। तो आप यहां क्या करिए, नोट लिखिए, वर्ल्ड में मॉलिक्यूल 70 लाख से भी ज्यादा है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, इसके बाद यह सवाल आता है कि अगर 70 लाख से भी ज्यादा इस दुनिया में मॉलिक्यूल हैं, तो मॉलिक्यूल को कैटेगराइज कैसे किया जाए, क्लासिफाई कैसे किया जाए। तो मॉलिक्यूल को जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं, तो यहां देखिएगा, हम हेडिंग लिखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो होते हैं ये अलग अलग, अगर इनको हम कैटेगराइज करें तो देखिएगा, स्ट्रक्चर के आधार पर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सोर्स के आधार पर, फिर उसके बाद मास के आधार पर यानी द्रव्यमान के आधार पर। तो ये 3 पार्ट में इनको हम लोगों ने क्या किया, कैटेगराइज कर लिया, क्लासिफाई कर लिया। अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से मॉलिक्यूल जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं होमो एटॉमिक
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरे होते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। वहीं अगर सोर्स के आधार पर बात करें तो एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। क्लियर? अगर हम मास के आधार पर यानी द्रव्यमान के आधार पर बात करें तो द्रव्यमान के आधार पर अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल और एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो को हिंदी में सूक्ष्म, जबकि मैक्रो को बृहद यानी बड़ा कहते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन रहा। अब हम एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे और फिर बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल लिखेंगे ताकि आपको काफी क्लियर कट हो जाए कि आखिर मॉलिक्यूल से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट आज तक आपको नहीं मालूम है। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, नोट लिखिएगा एक, एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। जैसे अगर ये एक नाइट्रोजन एटम है और ये भी एक नाइट्रोजन एटम है, दोनों ने आपस में मिलकर के N2 एक मॉलिक्यूल का निर्माण किया। इसी तरीके से हाइड्रोजन के अगर दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिला तो ये H2O एक अणु का निर्माण करता है। क्लियर? अब एक और बात यहां नोट करिएगा कि मॉलिक्यूल में एटम की संख्या 2 से ज्यादा होती है, 2 से कम नहीं। क्लियर? 2 के बराबर हो सकती है, 2 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन 2 से कम नहीं। क्लियर? अब समझिए, कहता है कि मॉलिक्यूल यानी अणु में एटम एक बॉन्ड के द्वारा, बॉन्ड का मतलब आबंध के द्वारा बंधे होते हैं, जिसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक आबंध, रासायनिक आबंध कहते हैं। जैसे अगर ये H2O का स्ट्रक्चर है, अगर ये H2O का स्ट्रक्चर है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है। इन दोनों को हम लोग बॉन्ड कहते हैं और ये जो बॉन्ड है ये केमिकल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है। बात समझ गए होंगे आप। अभी हम H2O का पुनः स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका बॉन्ड एंगल बताएंगे, बॉन्ड लेंथ बताएंगे और बहुत सारी चीजें भी बाकी है। तो सबसे पहले इसको आप लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि अब इनका क्लासिफिकेशन जो हमने अभी बताया था, तो चलिए हम लोग क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले आपको बताया था कि स्ट्रक्चर के आधार पर मॉलिक्यूल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक को हमने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा था, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। होमो का मतलब सेम होता है, सेम मतलब एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा। एटॉमिक का मतलब एटम और मॉलिक्यूल मतलब कि वैसे मॉलिक्यूल, क्या लिखेंगे? वैसे मॉलिक्यूल जो
एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उसे होमोएटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे देखिएगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों सेम एटम हैं, दोनों ऑक्सीजन के एटम हैं और सेम हैं, ये मिलकर के एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है। ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्लियर? इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन है, अभी हमने एग्जांपल लिखा था इसका, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। फास्फोरस के 4 परमाणु आपस में मिलते हैं, अगर 4 परमाणु आपस में मिलते हैं तो 4 परमाणु आपस में मिल करके और फिर फास्फोरस के एक अणु का निर्माण करते हैं और फिर इसको हम लोग फास्फोरस मॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें एक ही टाइप के एटम मौजूद है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? होमोएटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे ओजोन O3, ऑक्सीजन के 3 एटम इसमें मिलकर के बने होते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन, इसी तरीके से ऑक्सीजन, इसी तरीके से फास्फोरस, इसी तरीके से सल्फर S8। याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन में इसको ऐसे ही S8 लिखिएगा, है ना। ओजोन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसी तरीके से हाइड्रोजन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब होमोएटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल। क्या? हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल। तो डिफिनीशन क्या बोलिएगा? कहिएगा कि वैसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप यानी अलग अलग, क्योंकि हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, कमा हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। जैसे H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है। इसी तरीके से HCl, जिसको म्यूरिएटिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोजन अलग, क्लोरीन अलग। इसी तरीके से हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी कह लो, HBr। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड कह लो, कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कह लो, कॉपर सल्फेट कह लो, इसमें कॉपर अलग, सल्फर अलग, ऑक्सीजन अलग। इसको तो हमने जनरली इक्वेशन के तौर पर समझा दिया था, लेकिन ये केमिकली हमेशा केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। अभी केमिकल रिएक्शन भी 1-2 हम लिखेंगे। तो ये हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल के क्या है? एग्जाम्पल है। क्लियर? तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए। तो चलिए अब एक नोट लिखते हैं कि मॉलिक्यूल का शेप यानी आकार और ज्योमेट्री यानी संरचना दोनों अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग होता है। कैसे होता है भाई, जरा देखते हैं। जैसे ये H2O है, ये H2O है, जिसमें 2 केमिकल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल, मतलब बॉन्ड के बीच का कोण 104.5 डिग्री होता है। और इस ऑक्सीजन के एटम के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, 2 बॉन्ड मौजूद हैं, तो इनका जो शेप होता है
इसको हम लोग ऐसे अगर बना लें इस लोन पेयर को, तो ये जरा देखिएगा ये कैसा हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, टेट्राहेड्रल। क्या हो रहा है? टेट्राहेड्रल। वही बहुत सारे बुक और एनसीईआरटी सहित इसी को बेंट टाइप लिखता है। क्या लिखता है? बेंट टाइप, जैसे बैंड हो जाता है। तो देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 एटम हैं, और अगर लोन पेयर को हटा दें तो ये कैसा हो गया? बेंट टाइप, मतलब बिल्कुल मुड़ा हुआ, ऐसे बिल्कुल ऐसे हो गया, तो इसको बेंट टाइप कहते हैं। वहीं अगर हम CO2 की बात करें, यहां देखिएगा CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, डबल बॉन्ड के साथ लिखेंगे, फिर यहां ऑक्सीजन एटम को डबल बॉन्ड के साथ लिखेंगे। तो जब हम CO2 के शेप को देख रहे हैं तो जरा चेक करिए, बिल्कुल ये एक लाइन में ऐसे सीधा स्थिर है, तो ये एक लाइन में है, तो इसलिए इसका जो शेप होगा ये रैखिक होगा। क्या होगा? रैखिक यानी लीनियर होगा। क्लियर? इसलिए हमने लिखा है मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग अलग होता है। शेप देखिए दोनों का अलग अलग है, ज्योमेट्री देखिए ये लीनियर है, ये टेट्राहेड्रल। क्लियर? अब देखिए अगर हम इसके आगे बात करें तो यहां लिखिएगा एटोमिसिटी। क्या लिखिएगा? एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब होता है परमाणुकता। क्या होता है? परमाणुकता। तो किसी एटम में, सॉरी किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम मौजूद होते हैं उसकी संख्या को एटोमिसिटी यानी परमाणुकता कहते हैं। जैसे अगर यहां आपके पास मॉलिक्यूल मौजूद है और यहां आप एटोमिसिटी लिखना चाहते हैं, तो जरा देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एटम की संख्या कितनी है? 2, तो एटोमिसिटी कितना होगा? 2। ऑक्सीजन एटम इसमें कितने हैं? 2, तो हमने 2 लिख दिया। ओजोन में कितने? 3, तो एटोमिसिटी कितना होगा? 3। नाइट्रोजन में 2 एटम, तो एटोमिसिटी 2। क्लोरीन में 2 एटम, एटोमिसिटी 2। फॉस्फोरस में 4 एटम, एटोमिसिटी कितने? 4। सल्फर में 8 एटम, एटोमिसिटी कितने? 8। इसी तरीके से अगर हम और भी बात करें, जैसे फ्लोरीन की बात हो तो फ्लोरीन में भी 2। क्लियर हो गई होगी बात, है ना? अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की। मॉलिक्यूलरिटी यानी अणुकता। तो डिफिनेशन कहता है कि किसी मॉलिक्यूल की संख्या को मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। मतलब कि अगर यहां एग्जाम्पल की बात करें, ये HCl है, HCl का कितना मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी यानी अणुकता कितना होगा? 1 होगा। क्लियर? अब देखिए इसी तरीके से अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें कितने अणु है कैल्शियम कार्बोनेट के? 1, तो इसलिए कितना होगा? 1। अगर यहीं एक केमिकल रिएक्शन अगर हम बना के दे दें, यहां केमिकल रिएक्शन बना दें और कहें 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2, है ना? तो यहां पूछेगा कि इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना, तो ये 2 जो है ये मॉलिक्यूलरिटी को प्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलरिटी को प्रेजेंट करता है यानी अणुकता को। ये दो जो है ये परमाणुकता को प्रेजेंट करता है, और ये जो 2 है ये अणुकता को यानी मॉलिक्यूलरिटी को प्रेजेंट करता है। क्लियर? चलिए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मास, द्रव्यमान के आधार पर कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं उनकी बात करते हैं। द्रव्यमान के आधार पर माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल कहता है 100 से 100 यूनिफाइड मास के बराबर, U का मतलब यूनिफाइड मास होता है, द्रव्यमान को यूनिफाइड मास में काउंट करते हैं, के बराबर या कम द्रव्यमान वाले मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं यानी सूक्ष्म अणु कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल है HCl, Ca, CO3, H2O2, NaCl, CaO। HCl का द्रव्यमान कितना है? 36.5 यूनिफाइड मास, इसका 100, इसका 34, इसका 58.5 और इसका 56
यूनिफाइड मास है। तो ये सब के सब 100 के बराबर हैं या उससे कम है, तो इसलिए इनको हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। अब मैक्रो की बात करते हैं तो कहता है 100 से अधिक द्रव्यमान वाले मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, ये ग्लूकोज और ये शुगर, ये इनके अच्छे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनका सबका परमाणु द्रव्यमान 100 से, यानी अणु द्रव्यमान 100 से क्या है, अधिक है। ये 106, 159.5, ये 180 और ये 342 यूनिफाइड मास। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन सोर्स की। स्रोत के आधार पर अणु जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल यानी प्राकृतिक और एक संश्लेषित यानी मैनमेड भी कह सकते हो, सिंथेटिक कहते हैं उसको। प्रकृति कहता है कि गॉड के द्वारा दिए गए मॉलिक्यूल जो गॉड के द्वारा गॉड गिफ्टेड हैं, वो जो हमारी बॉडी में जनरली मौजूद होते हैं और हमारी बॉडी उसको आसानी से प्रोड्यूस कर लेती है। तो मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, नेचुरल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इनके अच्छे एग्जांपल ग्लूकोज, प्रोटीन, सुक्रोज, शुगर, सेल्यूलोज, क्रोमोसोम, डीएनए के सब पार्ट हैं। तो ये सब के सब क्या हैं, नेचुरल मॉलिक्यूल हैं। नोट कहता है क्रोमोसोम बॉडी में मौजूद डीएनए का सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि यह 23 जोड़ा पाया जाता है। 23 जोड़ा पाया जाता है, तो ये इस मॉलिक्यूल का जो वेट भी होगा ज्यादा होगा, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल भी होगा, और ये सबसे बड़ा भी होता है। अगर हम सिंथेटिक की बात करते हैं तो कहते हैं मैन मेड मॉलिक्यूल, मतलब मानव के द्वारा बनाए गए मॉलिक्यूल अणु को सिंथेटिक यानी संश्लेषित मॉलिक्यूल, संश्लेषित अणु कहते हैं। इन्हें लैब में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, लैब में बनाया जाता है। अब देखिए इसके एलिटेम, PG5 एस्पार्टेम, एलिटेम और एस्पार्टेम दोनों मधुरक यानी स्वीटनर्स हैं, जिनको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन इनको लैब में सिंथेटिकली बनाया जाता है। इनमें मिठास बहुत ज्यादा पाया जाता है, काफी ज्यादा पाया जाता है। चीनी से कोई 100 गुना तो कोई 550 गुना ज्यादा मीठा होता है, लेकिन कैलोरी वैल्यू नहीं मिलती, मतलब ऊर्जा हमको नहीं मिलती है। ये गैमेक्सिन जो हम गेहूं में डालते हैं पाउडर के फॉर्म में या गोली के फॉर्म में कीड़ों से बचाने के लिए, और TNT ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन एक विस्फोटक है। अब देखिए PG5 दुनिया का सबसे बड़ा सिंथेटिक कंपाउंड PG5 है, जो लगभग अपने पास, मतलब जिसमें लगभग 1,70,000 बॉन्ड पाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि CO2 में तो केवल 2 ही बॉन्ड था, उसमें 1,70,000 बॉन्ड है, तो वो कितना बड़ा होगा। तो ये PG5 दुनिया का सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, जिसमें 1,70,000 बॉन्ड पाया जाता है। मैं यकीन से आपको एक बात बोलता हूं कि ये जो कंपाउंड है बिल्कुल नया है, और किसी से भी अगर आप पूछते हैं तो बिल्कुल उनको नहीं आएगा, है ना। लेकिन आप ये जान गए, काफी अच्छी बात है। अब आप इसको नोट डाउन कर लें, और अब ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना, अन्यथा डिसलाइक करके चले जाना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मारना, फिर चैनल को अनसब्सक्राइब मारना और फिर चले जाना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।